पीपीएल प्रीवियस में पूछा हुआ है कि पीपीएल क्या है। पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज लाइट। ये पीपीएल जो है प्लेन पोलराइज लाइट है। और यहाँ पे एक हम सॉल्यूशन लेंगे कंटेनर में। ये जो सॉल्यूशन है इसका नाम है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन या तो 100% आर होना चाहिए या 100% एस होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ही लेना है। इन दोनों में से कोई एक होगा, 100% किसी एक को लेना है। अगर हमने मर्जी से आर ले लिया या एस ले लिया, जो अच्छा लगे वो ले लेंगे। ये सॉल्यूशन अगर इस लाइट को किसी भी डायरेक्शन में आइदर इधर की ओर या इधर की ओर फोल्ड कर देगा तो हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर ये कंपाउंड कहीं फोल्ड नहीं कर पाता है तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक एक्टिव इनएक्टिव वर्ड मैं जरा एक बार फिर से बोल रहा हूं। ऑर्डिनरी लाइट जिसका डायरेक्शन नहीं है उसको निकोल्स प्रिंसिपल से हम पास करेंगे, जो नया लाइट बनेगा उसका नाम है पीपीएल। उसको ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे, आर या एस कोई एक ट्रू सॉल्यूशन होगा, उसमें से हम पीपीएल पास करेंगे। अगर ये सॉल्यूशन इस लाइट को किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पे मूव करता है तो बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव है, अदरवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इसके बाद जरा सा देखते हैं और कुछ बातें। एक वर्ड है कायरल। कायरल वर्ड का बस इतना मतलब है कि कोई एक कार्बन होना चाहिए, इस कार्बन के पास 4 डिफरेंट, यानी पहले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो एक कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 4 डिफरेंट एटम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे FCl Bri दिखाई दे रहा है, वेयर F नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू Br और नॉट इक्वल टू I, तो हम बोलेंगे कि ये कार्बन जो है कायरल कार्बन है या कायरल है। कायरल का बस इतना सा मतलब है कि कोई पर्टिकुलर एटम जिसके पास 4 डिफरेंट एटम अगर आ जाएं तो इसे बोलेंगे कायरल है। अगर कोई एटम कायरल होगा तो वो मॉलिक्यूल हम मान के चलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव होगा, वो मॉलिक्यूल 100% ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एक वर्ड है असिमेट्रिक, जरा इसको थोड़ा देखना है। असिमेट्रिक क्या होता है ये? असिमेट्रिक का मतलब ऐसा है कि कोई एक मॉलिक्यूल, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है और यहां पे लिखा हुआ है CH3, यहां पे लिखा हुआ OH और यहां लिखा हुआ H। कोई एक मॉलिक्यूल जिसको कहीं से भी कट करेंगे, जैसे इस मॉलिक्यूल को हमने कहीं से भी कट किया होगा, ऐसे कट करेंगे या ऐसे कट करेंगे, या इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे कट कर दें या इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे कट कर दें, कहीं से कट करने के बाद अगर इसमें सिमेट्री ना आए, नो सिमेट्री, तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है? कोई भी मॉलिक्यूल जिसको कहीं से कट करें और सिमेट्री ना आए उसे बोलेंगे असिमेट्रिक है। ओवरऑल अगर हम ध्यान से देखें तो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल वही होगा जो कायरल होगा। हम देख सकते हैं कि इस कार्बन के पास जो सेंटर में कार्बन है इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप है यहाँ पे। तो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बेसिकली जिसके पास कायरल नेचर होगा वही असिमेट्रिक होगा, और जो भी असिमेट्रिक होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ध्यान रखना है, असिमेट्रिक जो भी होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल आपके सामने आता है जो बोलता है इनमें से कौन सा असिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ध्यान रखना है कि उसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो कायरल नहीं होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा डेक्स्ट्रो और लीवो जरा समझ लेते हैं क्या है। डेक्स्ट्रो लीवो जरा से देखते हैं क्या है। जब ये पीपीएल हमने बना लिया था तो पीपीएल बनने के बाद इसको जब हमने ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करा, ये जो कंटेनर में हमने ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लिखा है और इससे हमने पास करा, तो अगर ये लाइट इस सॉल्यूशन को राइट में मूव करता है तो हम बोलेंगे ये डी है, स्मॉल डी है, प्लस है, ये इसी का नाम डेक्स्ट्रो है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर ये लाइट को, ये जो सॉल्यूशन है अगर लेफ्ट में मोड़ता है, मान लिया अपनी मर्जी से लेफ्ट ये है, इसको हम बोलेंगे एल है या माइनस है या इसी का नाम है लीवो है, ये लीवो रोटेटरी है। और कहीं फोल्ड नहीं करता है तो ये बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जब भी कोई मॉलिक्यूल 100% डी हो या 100% एल हो, जब ये डी होगा 100% तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ध्यान रखना है आपको, कोई भी मॉलिक्यूल 100% अगर एल है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल डी और एल इक्वल अमाउंट में हो, जब भी कोई डी और एल इक्वल अमाउंट में होगा, डी एल का मतलब है प्लस और माइनस, ये दोनों अगर इक्वल अमाउंट में अगर आ जाएंगे तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ऐसे वाले का नाम है रेसमिक मिक्सचर। और आपको ध्यान रखना है रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जो रेसमिक मिक्सचर होगा बेसिकली वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पा रहा हूं रेसमिक मिक्सचर वगैरह। इसके बाद एक थोड़ा हम आरएस भी जरा सा एक बार समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आरएस। जरा देखेंगे प्लीज एक बार, आर एस काफी इंपॉर्टेंट है। आर और एस कैसे लिखते हैं जरा उसको देखो। सपोज दैट एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ सी डबल ओ एच, यहाँ पे लिखा हुआ ओ एच और एच, और यहाँ पे लिखा हुआ CH3। तो हम करेंगे एक CIP रूल है। आपके जो भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं देख के यहाँ बता दिया करूंगा। एक रूल है जिसका नाम है CIP रूल। CIP रूल बस इतना है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो सीनियर होगा, फर्स्ट रूल यही है।
तो इन लोगों में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको सीनियर मानेंगे, तो ये 1। अब इधर आएंगे, 2 एटम कॉमन है, कार्बन का 6, यहाँ भी कार्बन का 6। तो कोई भी 2 एटम जब कॉमन हो जाए तो ऐसे केस में हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इन दोनों में कार्बन कॉमन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 8 है और नीचे हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है, तो इसको हमें 2 लेना पड़ेगा, नीचे वाले को 3 और यहाँ 4 लेंगे। तो फर्स्ट रूल है CIP-RS के लिए। दूसरा रूल ये है कि फोर्थ की पोजीशन को देखना है कि फोर्थ की पोजीशन कहाँ पे है एग्जैक्ट। तो फोर्थ की पोजीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल पे। इस लाइन को, ये जो लाइन यहाँ बनी हुई इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और ये जो लाइन बनी हुई है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम है वर्टिकल। तो फोर्थ की पोजीशन को देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे है, फोर्थ की पोजीशन हॉरिजॉन्टल पे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और थर्ड रूल है कि अगर फोर्थ की पोजीशन वर्टिकल पे है या हॉरिजॉन्टल पे, जिस पे भी रखा हुआ हो, तो हम 1 से 2 चलेंगे, पहले 2 से 3 चलेंगे, अब 4 को हाइड करके रखेंगे। ये 4 को हमेशा हाइड ही रखना है। जब इस पे हम 4 को हाइड कर लेंगे और 1 से 2 चलेंगे या 3 चलेंगे, अगर हम 4 हाइड नहीं करेंगे तो 1 2 के बाद सीधा बीच में 4 आ जाएगा। इससे हमने 4 को हाइड किया और 1 से 2 गए, 2 से के बाद हम 3 आए, तो ऐसा रोटेशन में दिखाई दे रहा है। चूंकि ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो फोर्थ की पोजीशन जरा देखो प्लीज, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे हो, फोर्थ की पोजीशन हॉरिजॉन्टल पे हो और क्लॉकवाइज हो तो ऐसे वाले में लिखेंगे S, हॉरिजॉन्टल पे हो एंटी क्लॉकवाइज हो तो लिखेंगे R। फोर्थ की पोजीशन वर्टिकल पे हो क्लॉकवाइज हो तो लिखेंगे R, वर्टिकल पे एंटी क्लॉकवाइज तो लिखेंगे S। एक ये रूल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जरा सुन लेना है आपको। तो चूंकि अभी मुझे फोर्थ जो है हॉरिजॉन्टल पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये रूल वैलिड हो रहा है। तो फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ दंदल अपना म्यूट रखेंगे फोन या जो भी है आपके पास डिवाइस। देखिए, तो चूंकि अभी यहाँ पे फोर्थ हमें दिखाई दे रहा है, ये जो फोर्थ पोजीशन है इसको हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और फोर्थ पे हमारा ये है, तो इसको हम लिखेंगे R, तो हम इस तरीके से लिखेंगे R। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन थोड़ा और देखते हैं जरा सा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है F, या F की जगह पे ये एग्जाम्पल देखो इजी, यहाँ पे लिखा हुआ है OH और यहाँ लिखा हुआ है H और यहाँ लिखा हुआ है CH3, तो हम काउंटिंग करेंगे, ये 1, ये काउंटिंग 2, ये 3 और ये 4। अब हम देख रहे हैं रोटेशन ऐसा है, रोटेशन क्लॉकवाइज है और हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज एस, कौन हॉरिजॉन्टल पे है, फोर्थ पोजीशन। फोर्थ अगर हॉरिजॉन्टल पे हुआ, जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तुम लिखेंगे S। तो यहाँ में दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन, तो S हम बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात जरा सा ये है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल का अगर 2 एटम का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 एटम ऐसे लिखे हुए हैं COOH, जरा प्लीज यहाँ देखना है OH OH H और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 सपोज दैट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है COOH, यहाँ पे लिखा हुआ है OH, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ लिखा हुआ है OHH और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3। पूछ रहा है कि ये एनेंटियोमर है, डायस्टोमर है, आइडेंटिकल है, पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो जब भी कोई एटम ऐसा आता है तो ये सेकंड का और थर्ड की पोजीशन निकालेंगे, 2 कायरल है तो यहाँ पे एक R मान लेते हैं और एक और R है, कई पॉसिबिलिटी होगी, मैं एक बता रहा हूँ। अगर ये दोनों R हैं और इनके काउंटर पार्ट जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है वो दोनों अगर S आएगा तो हम बोलेंगे एनेंटियोमर है। R का अगर S और S का अगर R आएगा तभी हम बोलेंगे एनेंटियोमर है। जैसे यहाँ पे देखो R का S दिखाई दे रहा है और S का R है तो हम बोलेंगे एनेंटियोमर है। अगर इनमें से कोई एक कांस्टेंट रह गया, जैसे ऊपर का कांस्टेंट रह गया तो इसको बोलेंगे डायस्टोमर। जैसे अगर ऊपर में S है, S एज इट इज कांस्टेंट रह जाए और ये इस तरीके से रह जाए तो इसको बोलेंगे आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है। किसी बच्चे ने यहाँ पे R लिया और ये S बन गया लेकिन नीचे दोनों S रह गए तो इसको बोलेंगे डायस्टोमर है। R का उल्टा S बनना ही चाहिए, अगर R S S R इस तरीके से है या R R S S इस तरीके से तो हम बोलेंगे एनेंटियोमर है। रेस्ट एनेंटियोमर के बाद डायस्टोमर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक तो चेंज हुआ है लेकिन दूसरा चेंज नहीं हुआ है। जैसे R का R एज इट इज पड़ा हुआ है, S का S एज इट इज पड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम डायस्टोमर। एक ऑप्शन ये निकालने का। दूसरा ऑप्शन कैसे देखते हैं, जरा इधर देखते हैं।
दूसरा ऑप्शन अगर आपको नहीं पता है तो इधर का मॉलिक्यूल जो बना हुआ है, ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसको हल्का हल्का मैं ऐसे पेन से रोटेट कर रहा हूँ तो देखना ये मॉलिक्यूल इधर इमेज दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ये R मान लें अपनी मर्जी से, मैंने अपनी मर्जी से माना है, तो इधर में ये S होगा क्योंकि R का मिरर हमेशा जो होता है S होता है, मिरर इमेज जो है S होता है। तो ये R का S है, लेकिन नीचे वाला मॉलिक्यूल में मुझे चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे वाला एज इट इज यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये डायस्ट्रोमर है। ऊपर वाला बदला होगा लेकिन नीचे वाले का नाम अगर X होगा तो नीचे वाला भी एज इट इज X जैसा ही पड़ा हुआ है, यानी S है तो S है, R है तो R है, तो इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, तो बोलेंगे डायस्ट्रोमर। तो एनेंसोमर और डायस्ट्रोमर दो कंपाउंड के बीच का रिलेशन है। जिन दो कंपाउंडों के रिलेशन अगर हमें निकालने होंगे, उन दोनों कंपाउंड का पहले हम RS निकालेंगे। RS निकालने के बाद हम उसका देखेंगे कि RS है, SR है या SS है या RR है या उनके चारों कांस्टेंट है, ऐसी जो वैल्यू होंगी उनको कंटिन्यू देखेंगे और देखने के बाद इस तरीके से हम उनका नाम रख लेंगे। इसके बाद एक दो वर्ड और है, जरा सा सुपर इम्पोसिबल, जरा सा देखो क्या है। अगर कोई मॉलिक्यूल जैसे ये P लिखा हुआ है और इसको मिरर के सामने लेके जाएं और ये एज इट इज ऐसा दिखाई दे, तो हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज कर रहा है। सुपर इम्पोज का मतलब बस इतना है कि उस पर रखने के बाद एज इट इज उसका कॉपी हो जाए तो उसको बोलेंगे सुपर इम्पोज कर रहा है। कोई मॉलिक्यूल जैसे हमने ऐसा लिया और इधर जाने के बाद सुपर इम्पोज नहीं करे तो इसे बोलेंगे इन नॉन सुपर इम्पोजेबल, नाम है इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो बेसिकली जो सुपर इम्पोजेबल होगा वो मिरर इमेज बनाएगा, और जब भी कोई मॉलिक्यूल मिरर इमेज होगा तो उसके हिसाब से उसका नाम हम रखते हैं। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज जो भी बनेंगे या नॉन सुपर इम्पोसिबल मॉलिक्यूल जो होंगे 100% कायरल होंगे और सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, 100% ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ये जरा सा हमने ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में बात किया। रेशमी मिक्सचर क्या है? कोई भी कंटेनर में सॉल्यूशन इक्वल अमाउंट में RS, जरा सुन लें आप, इक्वल अमाउंट में RS, इक्वल अमाउंट में प्लस माइनस या इक्वल अमाउंट में DL, ये सब इनमें से कोई भी अगर इक्वल अमाउंट में होगा तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं रेशमी मिक्सचर। रेशमी मिक्सचर का मतलब होगा दोनों के दोनों अमाउंट कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे देखते हैं जरा सा। DL के बाद एक वर्ड आता है अकिराल, जरा सा देखते हैं ये क्या होता है अकिराल। ऐसे तो एनसीईआरटी में अकिराल डेफिनेशन है, लेकिन अकिराल का मतलब होता है जो कायरल ना हो। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कायरल ना हो उसको बोलेंगे अकिराल। जैसे प्लीज यहां जरा देखना है, एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जैसे OH हमने लिख दिया, यहाँ पे फिर से OH लिख दिया और अगेन यहाँ पे OH लिख देते हैं और H, और यहाँ पे लिखा हुआ COH। अपनी मर्जी से मैंने माना है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल अभी है नहीं आप में। तो आप तो जानते हैं ऊपर वाले में CIP रूल लगेगा तो इसका कोई नाम आ जाएगा। सपोज इसका नाम अगर R या S कुछ आ गया होगा, नीचे वाले में भी CIP रूल लगेगा, यहाँ RS आ जाएगा। लेकिन इस पे CIP रूल नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर में वैल्यू और नीचे में वैल्यू सब कुछ सेम है। आपको तो पता है CIP होने के लिए जो 4 एटम होने चाहिए, चारों एटम डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि CIP का रूल है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो सीनियर होगा, उसको लेना है। लोन पेयर जूनियर होगा, हैवियर आइसोटोप सीनियर होगा, कोई दो एटम कॉमन हो जाए देन गो फॉर सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऐसे हमारे रूल्स हैं। तो थर्ड पोजीशन का जब हम नंबरिंग करेंगे CIP के हिसाब से तो ऊपर वाला एटम और नीचे वाला एटम कॉमन हो जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल का नाम अब RS नहीं हो सकता है, ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं पहले तो सूडो कायरल कार्बन, इसका नाम है सूडो कायरल कार्बन, इस तरीके का नाम है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा देखिए यहाँ इनमें से अगर कोई R आया था, मान लेते हैं कि सेकंड के पोजीशन अगर R है, जरा देखो यहाँ पे 2 3 4 और 5, सेकंड का R है, अब 4 का अगर S है तो थर्ड को R या S अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड निकाल तो सकते नहीं, मैंने आपको बताया, क्योंकि थर्ड में CIP रूल काम नहीं करेगा। तो इनमें से RS में से कुछ भी एक ले लेना है और जो ये इस तरीके से आएगा इसका नाम है सूडो कायरल, इसका नाम है सूडो कायरल। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ये अगर इनमें से कोई R आ गया और ये भी अगर R आ गया या ये S आ गया और नीचे भी अगर S आ जाए, नीचे भी अगर S आ जाए, जैसे 4S आ गया, तो जो बीच वाला होगा इसी बीच वाले को हम बोलते हैं हम अकिराल। अकिराल क्या है? ऊपर वाला मॉलिक्यूल और नीचे वाले मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन अगर एज इट इज आ जाए, जैसे R का R, S का S, अगर ऐसे कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे अकिराल, नाम है ऐसा अकिराल। बस इतना सा इसमें पड़ा हुआ है अकिराल। इसके बाद जरा सा आगे बढ़ते हैं, रिटेंशन वर्ड जरा एक बार समझाते हैं, हालांकि मैंने कल एक बार समझाया था। रिटेंशन क्या है कि अगर आपने R लेके मॉलिक्यूल रिएक्शन कराया, कौन सा रिएक्शन? SN2, तो अगर ये S बन जाए, अब फिर से आपने रिएक्शन SN2 कराया तो ये R बन जाए, इसका मतलब ये इन्वर्जन हुआ और ये इन्वर्जन हुआ। तो 2 टाइम इन्वर्जन को हम बोलते हैं रिटेंशन। फर्स्ट ये है। दूसरा, R का एज इट इज R बन जाए या S का एज इट इज S बन जाए तो इसको भी रिटेंशन ही बोलते हैं। रिटेंशन और इन्वर्जन, रिटेंशन और इन्वर्जन हमेशा SN2 देंगे, हमेशा कौन देगा? SN2 देगा। एक वर्ड है रेसिमाइजेशन, एनसीईआरटी के हिसाब से। रेसिमाइजेशन क्या है कि अगर R से आपने कोई मॉलिक्यूल लेकर बनाया और इधर जाके RS बना ले, या आप S लेते हैं और इधर जाके SR बना लेता है, दो प्रोडक्ट अगर इक्वल अमाउंट में बनाएगा तो इसको बोलेंगे रेसिमाइजेशन, क्योंकि ये रेसिमी मिक्सचर फॉर्म कर रहा होगा।
क्या कर रहा होगा, ये रेस मिक्सचर फॉर्म कर रहा होगा। इसके बाद थोड़ा रफ करता हूँ और थोड़ा एग्जांपल्स कुछ जरा हम देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हमने जरा जब देखें SN1 SN2 के बारे में जरा हमने बात किया था, तो इसके थोड़ा और एक बार एक दो कंपेयर जरा सा देख लेते हैं, फिर थोड़ा हम एलिमिनेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, एलिमिनेशन कैसे काम करता होगा। SN1 SN2 में इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कहीं ऐसा लाइन लिखा हुआ है, जरा प्लीज देखो यहाँ पे क्लोरीन, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो हम ये कंटेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पूछेगा इसमें SN1 किसका फास्टर होगा, तो आपको अपनी मर्जी से इसका इंटरमीडिएट बीच में बनाना पड़ेगा, जो हमने बनाया है, और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इस मॉलिक्यूल में अल्फा एच की वैल्यू 2 है और इस मॉलिक्यूल में अल्फा एच की वैल्यू 6 है, तो हम बोलेंगे ये वाला SN1 फास्टर देगा। ये प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चन है कि इनमें से SN1 किसका फास्टर होगा, किसी का स्लो होगा, ये होगा। अगर मैं SN2 के बारे में इसका बात करूंगा तो SN2 का ऑर्डर ऐसा चल रहा होगा, क्योंकि SN2 अल्फा एच आने से या ERG आने से उसकी स्टेबिलिटी SN1 की मतलब बढ़ेगी, लेकिन SN2 का कम हो जाएगा। SN2 के ऊपर तो इंटरमीडिएट में कल माइनस साइन आया था, और माइनस जो होता है बेसिकली इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, किसके इंटरमीडिएट की, SN2 की। अब प्लस वाला किसका बढ़ाएगा, SN1 की बढ़ाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी जरा देखें, एनसीईआरटी में कहीं लिखा होगा, वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, एनसीईआरटी अगर आपने ओपन किया है तो वहां पे थोड़ा सा लिख लेना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे जरा सा देखते हैं, जैसे एक फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम है बॉइलिंग पॉइंट, जरा ये मैं समझाता हूँ, जरा इसको देखो क्या है। ऐसे तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, इस तरीके से लिखा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का इस तरीके से ऑर्डर होगा। बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि कोई एल्काइल हैलाइड इस तरीके का बना हुआ है और कोई एल्काइल हैलाइड इस तरीके का बना हुआ है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। लेकिन आइसोमर के केस में जरा देखना है, ये सब थोड़ा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब थोड़ा पढ़ना है। आइसोमर के केस में ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आइसोमर का मतलब जरा देखो ऐसा होता है। आइसोमर का मतलब जरा प्लीज यहाँ देखना है, आइसोमर का मतलब कुछ इस तरीके से होता है। आइसोमर का मतलब होगा कि इसका नाम अगर R रख लें, R1 रख लें और इसका नाम R2 रख लें, तो R1 का जो मोलर मास होगा वो R2 के बराबर होगा। तो चूंकि इसमें मोलर मास क्या हमने बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नीचे वाले में मोलर मास क्या हो गया है हमारा, बराबर हो गया है। तो ऐसे केस में बॉइलिंग पॉइंट के लिए रूल ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट उसकी कम होगी, तो फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा। काफी इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के थोड़े दो तीन क्वेश्चन और हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो समझा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस में इसका डाइपोल मूवमेंट पूछा हुआ है। तो जरा देखो एक बार इसका डाइपोल मूवमेंट हमने कैसे निकाला होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट जरा आपको मैं बताता हूँ, देख लेना। इस मॉलिक्यूल को प्रीवियस में पूछा हुआ है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। इस मॉलिक्यूल में थीटा की जो वैल्यू है 60 डिग्री है, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 180 है। तो बेसिकली इनको कॉस थीटा बोलते हैं, इसका नाम है कॉस थीटा। बुक्स में लिखा होगा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। इन सबों में जो डाइपोल मूवमेंट है सबसे ज्यादा जो होगा म्यू ऑर्थो का होगा, इसका नाम ऑर्थो आप जानते हैं, इसका नाम मेटा है और इसका नाम पैरा है। तो ऑर्थो का ज्यादा होगा म्यू मेटा से और म्यू पैरा से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस इससे क्वेश्चन ले लेकर आए हुए हैं और प्रीवियस में पूछा हुआ है, इसको जरा आप अच्छे से देख लेना। इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछेगा, इस क्वेश्चन का जरा ध्यान सुनना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस क्वेश्चन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है Cl का, इसका पूछा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, या पूछता है इसकी सॉल्युबिलिटी कहाँ होगी। तो एक बार मैं जरा बताता हूँ मैंने इसको कहाँ पढ़ाया है और एक बार समझाता हूँ। इसकी बॉइलिंग पॉइंट और इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है, हमने वहां पे पढ़ाया है कि जिसकी म्यू ज्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी और उसी की सॉल्युबिलिटी भी इसमें बढ़ रही होगी। तो ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर ऐसा होगा और सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर ऐसा होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो जाएगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा हमारा उल्टा हो जाएगा, इसको जरा अच्छे से देख लेना। क्यों मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर उल्टा हो गया, क्योंकि हमने जीआई में पढ़ रखा है कि मेल्टिंग जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ट्रांस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सीस, एज कंपेयर टू सीस। तो ये वाला फॉर्मेट ट्रांस टाइप का दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्मेट सब सीस वाला दिखाई दे रहा है। तो बुक्स में लिखा होगा मेल्टिंग पॉइंट बस इनका चेंज होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी सब ये क्वेश्चन में सेम होगा। और ये टॉपिक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी से उठाया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी से हमने इसको उठाया है। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेशन जरा सा देखते हैं, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे जरा देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखना क्या है ये। अभी एक रिएक्शन हम देखेंगे E1 रिएक्शन पहले, कि E1 कैसे काम करता है। जहां अगर आपको E1 कराना है, प्लीज थोड़ा यहां देखें, तो आपको ध्यान रखना है कि E1 में हैलोजन हमेशा बीच में आना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन में, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन में शुरू करा है ये केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और क्या आएगा इसमें सॉल्युबिलिटी आएगा, और क्या आएगा मेल्टिंग पॉइंट आएगा, और क्या आएगा डाइपोल मूवमेंट आएगा। चारों चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाया है।
एलिमिनेशन रिएक्शन एक केमिकल प्रॉपर्टी है। जब भी कोई केमिकल प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछता है तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है हेलोजन बीच में ही होना चाहिए। इवन रिएक्शन में हेलोजन बीच में ही होता है। और जैसे ही हम यहाँ पे कोई बेस लेंगे, ये वीक बेस हम यहाँ पे लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MEONA, ये लिखा हुआ है MEONA, ये बेस क्या करेगा, या देखो ये बेस अब कैसे काम करता होगा, ये यहाँ से हेलोजन पहले यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर ये हेलोजन यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बनने वाला है R, ये CH और ये CH3 प्लस, जो एक इंटरमीडिएट है। सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे, ये इंटरमीडिएट है जिसको हम CH3 को ऐसे लिखते रहे हैं। सेम रिएजेंट, थोड़ा ध्यान सुनना है, सेम रिएजेंट अगर आपने लिखा था, लेकिन अगर यहाँ हिट का साइन आपने नहीं लगाया है तो ये रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा। नीचे अगर हिट का साइन नहीं है तो कैसा काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, और ये सीधा बिना पूछे यहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये बिना पूछे यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा RCH CH3 और OMe बन जाएगा। लेकिन सेम रिएजेंट यहाँ जरा देखना है, और यहाँ पे आपने हिट का साइन लगाया तो ये क्या करेगा, ये H प्लस को ट्रैप कर लेगा। तो ये जैसे ही H प्लस को ट्रैप करेगा तो डबल बॉन्ड इनसाइड आ जाएगा, और आने के बाद ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो 3-4 बातें, SN1 ऊपर वाले में हो रहा है, यहाँ पे SN1 हो रहा है, और यहाँ पे E1 हो रहा है। तो दोनों कंपेयर बता रहा हूँ जरा से क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई दो एटम बाहर होंगे जो एलिमिनेट होंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में एटम एलिमिनेट होता है, बाहर जाता है, और सब्स्टिट्यूशन में एटम एक हटता है, दूसरा कोई आता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, एलिमिनेशन में बेस चाहिए, वहां पे न्यूक्लियोफाइल चाहिए। थर्ड डिफरेंस, एलिमिनेशन में हीट का साइन होना ही चाहिए, एलिमिनेशन में हीट का साइन होना ही चाहिए। सिंस, थोड़ा ध्यान सुनना है, सिंस एलिमिनेशन में दो एटम बाहर हो रहे हैं, दो एटम कौन कौन से, हाइड्रोजन और हेलोजन, इसलिए बुक्स में इसका नाम लिखा होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि डी का मतलब होता है कि स्ट्रीम में आउट करना, और यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन, अब प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है हेलोजन, तो इसका नाम लिखेंगे हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आपको समझाया मैंने, फिर मैं आपको एक बार बोलता हूँ, जब भी कहीं E1 और SN1 होगा, वहां पे E1 हमेशा जो होगा कम होगा और SN1 हमेशा मेजर होगा। E1 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में हम करवाते हैं, E1 रिएक्शन जब भी हम कराएंगे तो वहां पे एल्कीन नाम का प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन नाम का प्रोडक्ट बनेगा। अब जरा थोड़ा एल्कीन के बारे में भी, थोड़ा 2-3 तरीके का एल्कीन है, जरा उसको देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जरा सा थोड़ा बोर्ड पे देखना है, क्योंकि डेफिनेशन ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने ये CH2 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे X ले लिया और यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे कोई बेस लिया, वीक बेस जो भी है, अगर ये बेस यहाँ के HX को बाहर करता है, यहाँ पहले क्या करेगा, यहाँ से X बाहर निकला होगा, मैंने आपको समझाया है, X बाहर निकलेगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, जो ये इंटरमीडिएट है CH पे प्लस, और यहाँ पे CH3 बनेगा, जो कार्बोकेटायन बना सकता है, रीअरेंजमेंट होगी वगैरह वगैरह सब होने वाला है। तो अगर बेस ने इस माइनस को निकाला, इस वाले को निकाला, इस पोजीशन को लिए, जिसको हम स्टार बना देते हैं, तो यहाँ बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ बनेगा CH3। अगर बेस ने इसको निकाला, जिसको हम थोड़ा ऐसे डार्क सर्कल बना रहे हैं, इसको निकाला, तो बनेगा RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको जब निकालेगा तो अल्फा एच की वैल्यू मिनिमम 6 होगी, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इधर भी रखेगा तो 3 हो जाएगा, तो 6 होगा, और इसमें अल्फा एच की वैल्यू केवल 2 होगा। तो ऐसे वाले एल्कीन का नाम बुक्स में लिखा होगा सेटजेफ एल्कीन। एक बार जरा मैं समझाऊंगा कैसे पता चला सेटजेफ है, और इसका नाम होगा हॉफमैन एल्कीन। तो एक बार पूरी बात बोल रहा हूं, ध्यान सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान सुनना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का वर्क होगा, SN1 में रीअरेंजमेंट होगी, SN1 में कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, SN1 में सारे फीचर्स होंगे, ग्राफ जो होगा थोड़ा झुकता हुआ नीचे जाएगा। SN2 में माइनस इंटरमीडिएट बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है, सीधा प्रोडक्ट बनेगा। एलिमिनेशन और SN में ये डिफरेंस है, सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है, वहां न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, यहाँ बेस वर्क करता है। वहां पे एक एटम को धक्का मार के दूसरा एटम आके बैठता है, यहाँ पे दो एटम रिप्लेस होते हैं, रिप्लेस का मतलब यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं, बाहर जाते हैं। यहाँ भी कार्बोकेटायन बन रहा है, E1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा है, रीअरेंजमेंट हो रही है, पॉसिबिलिटी हो रही है, फिर बेस भी जो था वो अगले मॉलिक्यूल को यानी H को बाहर निकाल रहा है। अगर सेंटर से H को बाहर निकालेगा तो वहां सेटजेफ एल्कीन बनेगा, और साइड से H को निकालेगा तो उसको बोलेंगे हॉफमैन एल्कीन बनेगा। हॉफमैन और सेटजेफ कैसे पता चलता है सर, जब किसी एल्कीन बनने के बाद, जब कोई मॉलिक्यूल एल्कीन बन जाएगा तो उसमें हम अल्फा एच निकालेंगे, अगर अल्फा एच की वैल्यू ज्यादा आ रही है, या अल्फा एच जिसमें ज्यादा है तो बोलेंगे सेटजेफ एल्कीन, और अल्फा एच की वैल्यू कम है तो हम बोलेंगे हॉफमैन एल्कीन। एक बात ये, दूसरा, अगर आप चाहते हैं हॉफमैन एल्कीन बहुत ज्यादा बने और सेटजेफ कम बने, क्योंकि हमेशा सेटजेफ ही मेजर होता है, किसी भी क्वेश्चन में सेटजेफ जो लिखा होगा वो मेजर होगा, और ये बुक्स में लिखा होता है माइनर होता है, ये बुक्स में लिखा होता है माइनर होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सेटजेफ माइनर बने और हॉफमैन मेजर बने, तो ऐसे केस में जो यहाँ पे हमने लिखा है वीक बेस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वीक बेस, इसके जगह पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा।
जब आप स्ट्रॉन्ग बेस लेके रिएक्शन कराएंगे तो ऐसे केस में ध्यान रखना आपको हॉफमैन जो होगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको एलिमिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट में आपको समझा पाया। अब जरा E2 रिएक्शन देखते हैं जरा एक बार। E2 रिएक्शन जरा सा देखो यहाँ पे प्लीज थोड़ा। E2 रिएक्शन में और E1 में जरा एक बार कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले जरा सा देखें यहाँ लिखा हुआ है RCH2, सभी बच्चे थोड़ा देखेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है X। इस CH2 को भी हम थोड़ा ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और हिट का साइन। E1 रिएक्शन में वीक बेस लेते हैं और E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा, E1 रिएक्शन में हैलोजन सेंटर पे होगा, यानी मोर क्राउडेड कार्बन एटम पे होगा, जबकि E2 रिएक्शन में हैलोजन जो होगा टर्मिनल पे होगा, किसी टर्मिनल पोजीशन पे होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इसके साइड में जाके बैठ जाएगा और H+ पे अटैक करेगा, इसको ट्रैप कर लेगा। जैसे ट्रैप करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, तो ये हैलोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि E2 रिएक्शन होने के लिए हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और जैसे ही बेस यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, क्योंकि इसमें से भी H और X बाहर निकल रहा है, तो बुक्स में नाम लिखा हुआ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, E1 E2 में डिफरेंस। E1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी, वीक बेस चाहिए, और उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, और उसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, सेडजफ और हॉफमैन। E2 रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने ऐसा रख लिया अपनी मर्जी से, जरा देखो आप, इस तरीके का रख लिया, या इसको इसको चेंज करके किसी बच्चे ने ऐसा लिख लिया, तो ये रिएक्शन E2 नहीं देगा। E2 के लिए हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगा। और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगी, लेकिन ये भी सेडजफ रूल को फॉलो करेगा और ये भी हॉफमैन रूल को फॉलो करेगा। ये भी सेडजफ को फॉलो करेगा और ये भी हॉफमैन को फॉलो करेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम ग्रिग्नार्ड की कुछ फंक्शन को जरा देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड कैसे काम करता है। जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड। जरा इसको देखते हैं प्लीज एक बार, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड। जब भी हम ग्रिग्नार्ड के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी ले लिया हमने, जैसे मान लेते हैं यहाँ H2O ले लिया, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लेते हैं HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, आप कुछ भी लोगे तो इनमें से जो H+ बचा हुआ है, इनमें से जो H+ बचा हुआ है, जैसे H+Cl-, H+HSO4-, आप कुछ भी लिख लो, H+NO3 में माइनस, जिसका HNO3 नाम था, ये R जो है इस पे ऑलरेडी माइनस साइन है। ये कैसे पता चला R पे माइनस साइन है, क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 प्लस होगा, एक प्लस हैलोजन का है तो दूसरा जो होगा, मतलब बेसिकली एक माइनस ये है काउंटर बैलेंस करने के, तो दूसरा ये होगा, तो R पे हमेशा माइनस होगा। ये R क्या करेगा, इनमें से H+ को ट्रैप कर लेगा। ये जितने भी आइटम यहाँ पे लिखे पड़े हुए हैं, इनमें से केवल हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, और निकालने के बाद ये एल्कीन बनाएगा, बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट एज इट इज इस तरीके से बनेगा। जैसे यहाँ पे RS और यहाँ पे MgX और Cl बनता, जैसे यहाँ पे RH + MgX और यहाँ बनेगा NO3, ये इस तरीके से कुछ इसका प्रोडक्ट बनेगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां तक एक बार एनसीईआरटी में जरा देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा आगे समझाता हूं। यहां तक जरा एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए, फिर जरा मैं आगे समझाता हूं। थोड़ा एक बार मैं पानी पी लूं, तब तक आप देख लीजिए और फिर मैं आगे बताता हूं आपको। यहां तक देख लीजिए, फिर मैं आगे करता हूं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, इसमें और थोड़ा चीजों को देखने के लिए। एक डाउट है किसी का, शायद देख लें, किसी ने भेजा है। सर E1 एक बार रिपीट कर दो। E1 के बारे में फिर से बोलता हूं, दोनों के दोनों में से हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर जाएंगे, ये तो पहली बात फिक्स है, ध्यान रखना है, दोनों में हेलोजन और हाइड्रोजन बाहर जाएंगे। बस E1 में फर्क इतना है, जरा देखो यहाँ पे, E1 में फर्क इतना है कि E1 रिएक्शन में पहले हेलोजन सेंटर में होगा। सेंटर का मतलब ये है,
मोर क्राउडेड पे होगा, मोर क्राउडेड से हैलोजन बाहर निकलेगा और वीक बेस वहां पे होगा, और मोर क्राउडेड निकलने के बाद कार्बोकेटायन फॉर्म होगा जो इंटरमीडिएट है, रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होने के बाद वहां पे वीक बेस आएगा और नीचे हिट का साइन होना ही चाहिए, ध्यान रखना है। अगर हिट का साइन नहीं लिखा हुआ है तो वो इवन रिएक्शन नहीं होगा, नीचे हिट का साइन लिखा हुआ वो H प्लस को ट्रैप कर लेगा, जैसे H प्लस को ट्रैप करेगा तो वहां पे इनसाइड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वहां पे एल्कीन बनेगा। E2 रिएक्शन में क्या है यहाँ पे, और थोड़ा सा E1 में क्या है, E1 में स्ट्रैटजब बनेगा, हॉफमैन बनेगा। स्ट्रैटजब कैसे पता चलता है सर, मोर क्राउडेड बनेगा, मोर क्राउडेड मतलब जिनके बीच में हाइपर कंजुगेट केवल हाइड्रोजन या अल्फा एच की वैल्यू ज्यादा होगी, इसको बोलेंगे स्ट्रैटजब है। जिस पे कम होगा यानी लेस क्राउडेड पे, अगर आप लेस क्राउडेड पे ये बेस जाता है, जरा मैं इधर एक बार लिख के बताता हूँ, यहाँ देखें, ये बेस अगर यहाँ के H प्लस को निकालता है, लेस क्राउडेड को निकालता है तो ये हॉफमैन बनेगा। अगर यहाँ के H प्लस को निकाला होता तो ये स्ट्रैटजब बना होता, जो यहाँ पे स्ट्रैटजब बना हुआ है। फिर E2 रिएक्शन में क्या है, E2 रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन है और हैलोजन है अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, या हैलोजन टर्मिनल पोजीशन पे होना चाहिए, ये टर्मिनल पे ही होना चाहिए, और दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, सेम डायरेक्शन में होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि E2 होने के लिए एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए, E2 रिएक्शन होने के लिए एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। और ये क्या करता है, बेस जाएगा H प्लस को ट्रैप करेगा और ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जैसे बाहर निकलेगा तो इसमें भी एल्कीन बनेगा, इसमें भी स्ट्रैटजब फॉलो होगा, इसमें भी हॉफमैन फॉलो होगा। एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंसेस बस इतना है कि उसमें वीक बेस चाहिए, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, उसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है, यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, और दोनों में हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर जा रहा है, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। फिर इसके बाद हमने ग्रिग्नाइट के बारे में बात करा है, ग्रिग्नाइट का रिएक्शन का एक लिस्ट हमारे लिस्ट में पड़ा होगा, जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी थी, तो वही लिस्ट में से कुछ बातें मैं जरा समझा रहा हूँ। ग्रिग्नाइट क्या करता है कि H प्लस जहां जहां होगा, जैसे H2SO4 यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है, HNO3, इस तरह बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे आप मेरे से बोलोगे और एग्जांपल तो जरा देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या करेगा, इसके H प्लस को ट्रैप कर लेगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है, माइनस कहां से आया, मैग्नीशियम मेटल है, 2 प्लस है, तो ये 2 माइनस साइन ये रहेंगे, ये H प्लस बाहर निकलेगा। देखिए एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, इस मैग्नीशियम पे 2 प्लस है, 2 माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब R के ऊपर रेडीमेड माइनस होगा, मतलब रेडीमेड होगा हमेशा माइनस होगा, ये H प्लस को बाहर निकालेगा, जैसे बाहर निकालेगा तो बनेगा एल्केन, और यहाँ पे अगेन बनेगा MgX और C ट्रिपल बॉन्ड Cr बनेगा, ये इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो बेसिकली हमें ये इस तरीके का दिखाई दे रहा है, जिसका नाम ग्रिग्नार्ड है, या इसका नाम है एसिड बेस रिएक्शन। क्या नाम है इसका, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, कर लेंगे सर हमारे हिसाब से। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड की बात जरा देखते हैं, और जरा यहाँ देखो, पूछ रहा है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, जरा देखो, SN1 की रिएक्टिविटी पूछ रहा है, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखेंगे, मैं एनसीईआरटी के भी 5-6 क्वेश्चन करूंगा ताकि आप समझ पाए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है CH3 CH2 Br, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके का, फिर थर्ड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 Br, पूछ रहा है इसकी रिएक्टिविटी आपको बताना है, इसकी रिएक्टिविटी बताना है। मैं जरा सॉल्व करूंगा, सभी बच्चे ध्यान से देखें बोर्ड पे बस। जब अगर तीनों में से Br निकला होगा, तो तीनों में से Br निकलेगा तो ये बनेगा, इसमें से Br निकलेगा तो ये बनेगा, बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है, जरा सा देख लो आप, और इसमें से अगर Br बाहर निकलेगा तो ये भी कुछ इस तरीके का बनने वाला है। इसमें देखो जरा सा 5Rs है, इसमें 2Rs है, इसमें अल्फा एच की वैल्यू 3 है। अब मैं जरा बोल रहा हूँ, 2 रूल को ध्यान से सुन लो, मैंने सब पढ़ाया है, अभी भी आज भी बोला, कल हमने 1-1.5 घंटा बोला, फिर अभी बोल रहा हूँ। SN1 में कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट हम देखते हैं, या कार्बोकेटायन जहां पे रीअरेंज होकर ज्यादा स्टेबल होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं सर, प्लस को बोलते हैं। कार्बोकेटायन कब ज्यादा स्टेबल होगा, जब किसी मॉलिक्यूल में प्लस M होगा, प्लस HC होगा, या प्लस I होगा, इसको हम लोग अदर वर्ड में बोलते हैं ERG, जिसका ERG ज्यादा होगा उसमें SN1 भी फास्टर होगा। तो इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा ERG थर्ड वाले मॉलिक्यूल में, फर्स्ट मॉलिक्यूल इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, और थर्ड। थर्ड में ERG बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ERG मतलब प्लस M, इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें 2Rs है, इसमें केवल हाइपर कंजुगेशन है, तो कहीं अगर प्लस M और हाइपर कंजुगेशन दोनों साथ में काम कर रहे होंगे तो प्लस M को लेना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ SN1 के बारे में बात करूंगा तो ये SN1 की रिएक्टिविटी होगी, लेकिन अगर मैं SN2 की रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो रिवर्स हो जाएगा। कैसा होगा, रिवर्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो जरा 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ एनसीईआरटी का, आप में से कोई सॉल्व कर पाए तो जरा मुझे मैसेज करके बताना है आपको कि इनमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये मॉलिक्यूल फर्स्ट है और सेकंड है, जरा मुझे मैसेज करके जल्दी बताएंगे इनकी रिएक्टिविटी।
जल्दी से मैसेज करके बताएंगे इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो मैं करता हूं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, 2 का ज्यादा होगा। आप समझ पा रहे हैं ना कितना अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। लेकिन थोड़ा बोर्ड में नंबर क्यों नहीं लाते यार, मुझे तो वहां मैंने नंबर देखा मुझे गुस्सा आ गया। इसमें अल्फा एच की वैल्यू 4 है और आप समझ पा रहे होंगे इसमें अल्फा एच की वैल्यू 9 है। सिंस अल्फा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा है अगले में, तो 2 का जो होगा बहुत अच्छा होगा, 2 का बहुत अच्छा होगा। थोड़ा नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, जरा 2-3 रिएक्शन और भी थोड़ा देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएक्शन का नाम है, नेमिंग रिएक्शन जरा सा वो देखते हैं। जैसे एक रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर, या सैंडमेयर से पहले देख लो फिंकलस्टीन पहले, फिर मैं बताता हूँ फिंकलस्टीन से क्या क्वेश्चन आएगा। और एक स्वाट देख लेते हैं, दोनों साथ देख लो एक बार तुम लोग एनसीईआरटी के। नेम रिएक्शन भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नेम रिएक्शन कैसे तैयार करना है फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैंने एक लिस्ट फॉरवर्ड किया था जिसका नाम है बीपीटी। उस बीपीटी के लिस्ट में देखेंगे, उसमें सारे नेम रिएक्शन हमने हर चैप्टर के अरेंज करके लिख दिए हैं। तो जब भी लेक्चर करेंगे बीपीटी सामने रखेंगे और उसी में सब कुछ लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। फिंकलस्टीन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आरएक्स लेना है। जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एजेंट लेना है NaI और यहाँ जाके बनाएगा Ri प्लस NaX। फिंकलस्टीन रिएक्शन बस यही है। फिंकलस्टीन में क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन आएगा कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन SN2 है। SN2 का मतलब क्या होगा, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। SN2 का मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, 321 का ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, CH3 प्लस, फिर क्या होगा प्राइमरी, क्या होगा सेकेंडरी, ये फॉलो होना चाहिए। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, इस तरह का ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, ऊपर वाला तीनों नहीं होना चाहिए। तो फिंकलस्टीन में ये होगा। और दूसरा पूछता है कि एजेंट कौन सा लेंगे, ये एजेंट है, ये थोड़ा पूछता है फिंकलस्टीन में। बस ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिएक्शन है और क्या एजेंट है। फिर यहाँ पे जरा देखो, यहाँ भी हम लेते हैं RX और यहाँ लेते हैं AgF, और ये बनाएगा RF प्लस AgX बनाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिएक्शन है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN1 है। कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट होगी, जरा सा देख लो, और ऑर्डर चलेगा 321। 321 मतलब है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। और इसमें भी एजेंट पूछता है, तो इसको हमने थोड़ा याद कर लिया है, ऐसे हम याद कर लेंगे। जरा प्लीज यहाँ पे देखो, और मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाया था, फिंकल नाई यहाँ पे लिखा पड़ा, यहाँ पे जरा क्या लिखा, फिंकल नाई करे स्वर्ग में फ्लाई, ऐसा थोड़ा याद रख लेंगे। करे स्वर्ग में फ्लाई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फिंकल NaI जो रिएजेंट है, बेसिकली एजेंट है। स्वर्ग मतलब स्वाट, और फ्लाई मतलब जिसमें ऐसा कोई एजेंट जिसमें फ्लोरीन हो बेसिकली। तो थोड़ा नेमिंग रिएक्शन के लिए हमें ये याद रखना है, फिंकल नाई करे स्वर्ग में फ्लाई। फिंकलस्टीन रिएक्शन एक SN2 रिएक्शन है जिसमें NaI होगा। दूसरी बात है, आपको सर कैसे पता चला ये SN2 रिएक्शन है, तो मुझे ये इस वजह से पता चला क्योंकि हमने पोयम याद रख रखा है, सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी। तो चूंकि इसमें आयोडाइड आयन है, इसमें जो एजेंट है न्यूक्लियोफाइल वो आयोडाइड है, और आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इसकी वजह से मैं समझ गया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 में लगता है, और ये यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो हमने SN1 में इसको लिख दिया है। दूसरी बात पूछता है कि फिंकलस्टीन में कौन सा रिएक्शन होगा, तो ध्यान रखना है फिंकलस्टीन में रिटेंशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर R लोगे आप तो यहाँ पे एज इट इज R आता है। इसका मतलब 2 बातें हुई होंगी, यहाँ पे आप S लोगे तो यहाँ पे एज इट इज S आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि R बीच में एक बार S बना होगा और फिर S से R बन गया होगा, एक ऑप्शन ये हो सकता है, या एज इट इज वही जाके फिर उधर मिला होगा। फिर से बोल रहा हूँ, कन्फिग्रेशन शुरू में R या S में से कोई एक है, बीच में अपने आप एक इंटरचेंज हुआ होगा, फिर से एक बार चेंज करके वापस रियल कन्फिग्रेशन में आ गया होगा, तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे रिटेंशन। या मॉलिक्यूल एज इट इज शुरू में जो पड़ा हुआ था लास्ट में भी कॉपी वही हुआ होगा, तो हम बोलेंगे रिटेंशन है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन रिटेंशन शो करता है, NaI इसका एजेंट है, और ये SN2 रिएक्शन है। स्वाट रिएक्शन AgF के प्रेजेंस में होगा, और ये SN1 रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं, 3 रिएक्शन थोड़ा एक साथ और देखते हैं जरा सा। यहाँ जरा सभी लोग देखना, एक रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, वैसे तो इसको वुड्स ही पढ़ते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी में RX प्लस 2Na लिखा होगा, और यहाँ पे XR लिखा होगा ड्राई ईथर। हालांकि जरा प्लीज सुनना है, कंपटीशन में ये जेई मेंस वगैरह में, नीट वगैरह में इतना आसान ये रिएक्शन नहीं है। ये SN2 भी शो कर सकता है, ये कार्बन आयन भी शो कर सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट पता किसी को नहीं है। लेकिन हम केवल एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से देखेंगे।
यहाँ से ये 2NX बाहर कर लेना है अपनी मर्जी से, और इतना इजी बाहर नहीं होता, लेकिन हम एनसीईआरटी करें तो मान लेंगे, और यहाँ बनाएंगे R और R जिसका नाम है एल्केन। दूसरे रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन, जिसको मैं थोड़ा नीचे यहाँ लिखता हूँ, जरा सा यहीं पे पहले लिख लेते हैं। चलो, फिटिक रिएक्शन नाम है इसका। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, बस फिनाइल रखते हैं, ध्यान रखना है इस तरीके से फिनाइल रखना है, और यहाँ पे X, इसमें सब कुछ एजेंट वगैरह सब कुछ सेम है, जरा देख लें आप, एजेंट सब कुछ सेम है, और बस यहाँ पे फिनाइल रखना है, ये सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे 2NX बाहर निकल जाएगा, और ये कुछ इस तरीके का कोई ग्रुप बना लेगा, जिसको बुक्स में ये लिखा होगा या 2 पीएच एक साथ लिखा हुआ होगा। इसके बाद एक रिएक्शन आता है जिसका नाम है वुड्स फिटिक। अब नाम से पढ़ के पता देखो चल रहा है, वुड्स फिटिक मतलब एक ये पोर्शन होना चाहिए और एक ये पोर्शन होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन लिखा होता है RX और 2Na और X, और इधर लिखा हुआ है फिनाइल। ये 2Na क्या लिख रहे हैं सर, Na ईथर हमारा जो होता है ये वुड्स के लिए एजेंट है, इस वुड्स के लिए एजेंट है ये, तो हमने 2Na लगाया क्योंकि दोनों आइटम हमें सेम रखना है, ठीक है, दोनों आइटम सेम रखना है। तो जैसे ही इसको हम रखेंगे तो यहाँ से भी 2NX बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद ये बातें इनसे बनने वाली है। मुझे इस पूरे रिएक्शन में 3 बातें दिखाई दे रही हैं, वुड्स फिटिंग, फिटिंग या केवल वुड्स, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, पहला वर्ड दिखाई दे रहा है। दूसरा, इन तीनों में एजेंट कॉमन है, Na ड्राई ईथर, क्या है, Na ड्राई ईथर। इसके बाद ये एल्केन बनाने के काम में आएगा, नीचे बेंजीन बन रहा है या बेंजीन एल्केन बन रहा है, जो भी नाम है इसका, जैसे नीचे वाले का नाम अगर हम बात करें टॉलिन नाम हो सकता है, इथाइल बेंजीन हो सकता है, केवल एल्केन हो सकता है। तो ये बेसिकली एल्केन की फैमिली के बनाने के काम में आते हैं, अदर वर्ड में हाइड्रोकार्बन बनाने के काम में आते हैं। किसके लिए, हाइड्रोकार्बन के काम में आते हैं। एक बात ये, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इन सभी से हम कुछ भी बनाएंगे, जैसे इस R की जगह पे आपने अगर कार्बन लिया, जैसे CX ले लिया सपोज दैट, प्लीज यहाँ सभी लोग देखें, और यहाँ पे भी अगर आपने CX ले लिया तो अपने आप ये इथेन बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिया तो जैसे यहाँ पे अगर 2-2 कार्बन लिया तो इधर जाकर 4 कार्बन बन जाएगा। तो बेसिकली ये इवन एल्केन बनाने के काम में आता है। वुड्स रिएक्शन इवन एल्केन बनाने के काम में आता है, ध्यान रखना, इवन एल्केन बनाने के काम में आता है। और इनको याद रखने के लिए शॉर्टकट ऐसे याद रख लेंगे, व्हाट्सएप जरा प्लीज देखो यहाँ पे, और फेसबुक, ये लिखा हुआ वुड्स रिएक्शन एल्केन बनेगा, व्हाट्सएप में ए मतलब एल्केन बनेगा, और फिटिंग में बेंजीन बनेगा, FB लिखा हुआ है फेसबुक, फिटिंग में बेंजीन बनेगा। अब बाकी दोनों को एक एक करके अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे तो ये बनेगा, दोनों में से हमने आधा आधा निकाला और कुछ इस तरीके का बना लिया। तो वुड्स फिटिंग, फिटिंग मैंने आपको जरा समझा दिया। इन तीनों के फंक्शंस किस पे अप्लीकेबल होंगे, किस पे नहीं होंगे, क्या इनके एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे एग्जांपल हमने अपने जेई वाले नोट्स में किया है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, हम बोर्ड के लिए देख रहे हैं, तो जो मेन बात है बस उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, जरा देखो थोड़ा एरोमेटिक रिएक्शंस को, ऐसे तो जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, ऐसे तो जो मैं यहाँ पे एरोमेटिक रिएक्शन समझा रहा हूँ ये इतना इजी नहीं है, हमें पूरा एरोमेटिक को डिटेल में पढ़ना चाहिए कि इस पोजीशन पे आता तो, जैसे इस पोजीशन का नाम इप्सो है, क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो ऑर्थो पे क्या होगा, मेटा पे आएगा तो क्या होगा, पैरा पे आएगा तो क्या होगा, कौन एटम आ सकता है नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ड्यूरिंग लेक्चर ये सब मैंने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया था। इसके बाद कोई एक एटम पहले से पढ़ा हो, ऑर्थो पे हो या हमारा इप्सो पे हो, मेटा पे हो, पैरा पे हो, तो कोई दूसरा एटम आने वाला है तो कितनी स्पीड से आएगा, कहाँ पे आएगा, उसके बारे में सारी बातें हमने एरोमेटिक में सब डिटेल में कर लिया है। यहाँ प्योरली हमें एनसीईआरटी देखना है बस। तो जरा यहाँ पे देखो क्या है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिखा हुआ है, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। बेंजीन को ऐसा कुछ बनाना है कि ये बॉन्ड यहीं पर है, ध्यान रखना ये बॉन्ड यहीं पर है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को ट्रैप कर लेता है। जैसे ही ट्रैप करता है तो ये बॉन्ड ऐसा और ये इस तरीके का, ये H और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया, और प्लस यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ का ये बॉन्ड हट गया। अब ये अंदर में रेजोनेंस भी कर सकता है, जरा देख लो आप, अंदर में रेजोनेंस करेगा तो कुछ इस तरीके का बनाएगा, ये प्लस यहाँ पे ये बॉन्ड और यहाँ पे H और E वगैरह वगैरह बना सकते हैं। ऐसे वाले को बुक्स में लिखा होगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, या इसका नाम बुक्स में लिखा होगा वीलैंड इंटरमीडिएट, इसका नाम होगा, अलग अलग बुक्स में नाम है। अगर एक बार और बनता तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट 2, इसका नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट 1, ऐसा नाम है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम कोई, जरा प्लीज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई हम लुइस बेस रखेंगे या लुइस एसिड रख लेंगे, जैसे लुइस एसिड रख लेते हैं, ये क्या करेगा, इसके H+ को ट्रैप कर लेगा। या यहाँ पे कोई लुइस बेस एसिड हटा के ELX4 लिख देते हैं, सपोज दैट ELX4-, ये क्या करेगा, इसके H+ को बाहर निकालेगा। जैसे बाहर निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके का बनेगा, ये पहले से जैसे लगे हुए, ये नया बॉन्ड यहाँ बन रहा और इलेक्ट्रोफाइल ऐसा कुछ आ जाएगा। ये रिएक्शन हमारे बिल्कुल काम की नहीं थी, कुछ भी याद करने का नहीं था, बस एक बार हम समझना चाहते थे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे आता है। अब जरा यहाँ पे इसका टेबल नीचे आएंगे, जरा उसको ध्यान से देखना है। अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रोफाइल किसी तरीके से NO2+ बना दिया, ये इलेक्ट्रोफाइल है,
NO2 प्लस ले लिया तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से बनेगा, और बेंजीन में ये NO2 आके ऐड हो जाएगा, और NO2 का नाम बुक्स में लिखा हुआ नाइट्रेशन। आपको ध्यान रखना है केमिस्ट्री में एशन एशन वर्ड बार बार आएगा, इसका मतलब होता है ऐड करना। जैसे मैं एक बार हिंट में इधर थोड़ा रफ समझा रहा हूं, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेशन, ध्यान से देखो, यानी इसमें CO2 ऐड हो रहा है। हाइड्रेशन, ध्यान से देखना है आपको, एशन आ रहा है, वाटर को ऐड करना, किसी भी प्रोसेस में ऐड करना। इसी तरीके से आएगा हाइड्रोजिनेशन, ऐसा आएगा। और जिसके लास्ट में, या सॉरी जिसके पहले नाम से पहले डी आ जाए, डी कार्बोक्सिलेशन, तो डी का मतलब बाहर करना है, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2। डिहाइड्रेशन, तो डी मतलब बाहर करेंगे, वाटर को बाहर करेंगे। डिहाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोजन को बाहर करेंगे। तो इस तरीके से नाम है, डी का मतलब बाहर करना और एशन का मतलब बार बार ऐड करना, ठीक है, इतना आसान। तो इसका नाम नाइट्रेशन है। इसी तरीके से किसी बच्चे ने इसमें SO3H लाके किसी तरीके से जोड़ दिया, ये SO3H अगर लाके हम जोड़ते हैं तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो SO3H बनेगा, तो सल्फोनिल इसका नाम है, तो बुक्स में नाम लिखा होगा सल्फोनेशन, ठीक है। इसी तरीके से और भी हम थोड़ा देखते हैं, X प्लस को लाके जोड़ता है तो इसका बुक्स में नाम होगा हेलोजिनेशन, और हमारा चैप्टर भी यही है जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसका नाम है हेलोजिनेशन। फर्दर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल R+ लेकर अगर आप आते हैं, और R+ लेकर अगर आते हैं इस तरीके का बनाएंगे, तो चूंकि एल्काइल हो रहा है तो इसका नाम होना चाहिए वैसे तो एल्काइलेशन, लेकिन इसको एक किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी है, उसके नाम पे पड़ा हुआ है, उसका नाम है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो आपसे बुक्स में फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन का भी डेफिनेशन में पूछेगा, या शॉर्ट नोट्स फिडेलक्राफ्ट लिखने पे देगा, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। इसी तरीके से कोई बच्चा अगर ऐसा रिएजेंट बना ले, ऐसा कोई बना ले, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, जब हम ऐसा बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ये मॉलिक्यूल बनेगा। ये एसिल हैलाइड है, अगर आप ध्यान से देखें IUPAC नोमेनक्लेचर में तो इसका नाम था एसिल हैलाइड। तो चूंकि हेलोजन इसमें से हटा लिया हमने, तो बुक्स में इसका नाम लिखा होगा फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि एसाइलेशन हो रहा है। अब फिडेलक्राफ्ट नाम की साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी है, इससे इसका नाम लिखा होगा फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन में दोनों सेम साइंटिस्ट ने नाम रखा है। दोनों में ऊपर वाले में केवल R+ आएगा, R+ का मतलब जैसे RX रिएक्शन कर ले, CS3Cl, EtCl, EtBr, EtI कुछ भी ले सकते हैं। और एसाइलेशन मतलब हो गया CS3COCl रिएक्शन कर ले, CS3C डबल बॉन्ड हो, Br रिएक्शन कर ले, ऐसे वाला रिएक्शन करेगा तो इसका नाम होगा एसाइलेशन। तो ये नाम है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये थोड़े काफी इंपॉर्टेंट है जिनको हमने नाम रखा है। और जैसे थोड़ा एक दो क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी से, जो इस बार भी पेपर में आया हुआ था और पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन तो हमने आपको कल भी बताया था, उसको दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आपके इस बार भी पेपर में आया हुआ था, मैंने देखा था, और ये कई बार पूछता है, हर साल पूछता रहता है, इस बार भी स्कूल ने पूछा था। ये Cl जो है SN1 रिएक्शन देगा, SN2 देगा, ये कभी क्वेश्चन आता है। कभी क्वेश्चन आएगा कि ऑर्थो और पैरा पे ही ये वर्क क्यों करेगा, मेटा पे क्यों नहीं कर सकता है। तो इसका तो पहले रीजन ये है ऑर्थो मेटा पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, ऑर्थो पैरा पे ही रेजोनेंस पॉसिबल है, मेटा पे कोई रेजोनेंस पहुंच ही नहीं पाता है, तो लफड़ा ही खत्म हो गया। SN1 SN2 के बारे में जरा अगर हम बात करें इसको लेके, तो कहना चाह रहा हूँ कि कायदे से तो इसको तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन ये ड्यू टू रेजोनेंस, या बुक्स में इसको लिखा होगा रेजोनेंस की जगह पे ड्यू टू PDCH, क्या काम कर रहे हैं इसमें, डबल सिंगल और लोन पेयर काम कर रहा है। जब भी कोई हेलोजन इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके का मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड के जस्ट सामने अगर आ जाए, हेलोजन अगर आ जाए, मतलब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कोई आ जाए, तो हम बोलते हैं इसमें PDCH काम कर रहा है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर काम करेगा तो क्या होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, और ऐसे केस में इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो बॉन्ड तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो बुक्स वाले मानते हैं ड्यू टू PDCH ये हेलोजन यहाँ से रिमूव नहीं हो सकता है, और चूंकि यहाँ से हेलोजन बाहर नहीं जा सकता है, तो ये SN1 SN2 कुछ भी SSO नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी SSO नहीं करेगा। कर लेंगे सर हमारे हिसाब से। इसके बाद एक दो कंपाउंड के बारे में थोड़ा पूछा हुआ है, जैसे एक मॉलिक्यूल पिक्रिक एसिड, जरा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बुक्स में एक ये मॉलिक्यूल है, इसको थोड़ा आपको ध्यान ही रखना है। जैसे ये पूछता है कि इसका क्या नाम होगा, जैसे एक OH लगा लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पे लिखा हुआ NO2, इसका तो ऐसे नाम है ट्राइनाइट्रोफिनाइल 235, जैसे इसका नाम ये है 235 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसका नाम है, लेकिन इसका रियल नाम ऐसे आपको ध्यान रखना है, इसका नाम पिक्रिक एसिड है। कई बार ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है पिक्रिक एसिड है, इसको जरा सा कर लेंगे। इसके बाद जरा सैंडमेयर की ओर जरा चलते हैं, और किरालिटी थोड़ा सा मैंने इस बार समझाया था, लेकिन दोबारा बार बोलता हूँ, किरालिटी जरा देखो क्या है, थोड़ा बार देखते हैं किरालिटी। किरालिटी का बस इतना मतलब है हाथ का पंजा, जिसको इंग्लिश में हैंडेडनेस बोलते हैं। अगर आप अपने हाथ के पंजे को देखेंगे
तो उसको अगर हम बीच से कहीं से कट करें, अगर मान लेते हैं आपका हाथ यहाँ पे पड़ा हुआ हो, जो भी पंजा हो, या इस तरीके से कट करें, तो इसमें सिमेट्री नहीं आएगी। तो कोई ऐसा आइटम जिसको कहीं से भी कट करें, हम कहीं से भी कट करें सेंटर हाफ लेते हुए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, और उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री ना आए, तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कायरल। जरा ध्यान सुना, ऐसे वाले मॉलिक्यूल बोलते हैं कायरल। और बहुत सारे कायरल एटम अगर एक पास आए तो उसको हम बोलते हैं किरैलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल एटम या कायरल मॉलिक्यूल या किरैलिटी। अगर एक कायरल एटम से ज्यादा अमाउंट में आए तो किरैलिटी, कायरल एटम, कायरल मॉलिक्यूल, ये सब के सब एक ही हैं। ये सब के सब क्या है? एक ही। इनको उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे आप। इसके बाद एक टॉपिक लिख रहा था सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर थोड़ा आपको याद रखना है। जरा देखो आप, सैंडमेयर को हमने थोड़ा सा आपको एक बार याद कराया होगा। अगर आपको याद होगा तो हमने एजेंट के साथ यहाँ पे लिखवाया होगा, कि एजेंट के साथ इनको लिखवाया होगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए, उसके एजेंट के साथ हमने लिखा है शॉर्टकट। अगर आप शॉर्टकट के साथ उसे याद कर पाते हैं तो ठीक है, उसको देख लीजिए। और इंटेक्स्ट का कोई क्वेश्चन मुझे जरा सॉल्व करवाना है तो जरा मुझे फॉरवर्ड करेंगे। इंटेक्स्ट का कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी चैप्टर 1 का आपको कोई सॉल्व करवाना है तो जरा मुझे फॉरवर्ड करेंगे जल्दी से प्लीज। इंटेक्स्ट का कोई क्वेश्चन आपको लगता है जो सॉल्व करवाना है तो जरा मुझे फॉरवर्ड करेंगे, फिर मैं पूरी बात एक जगह कंक्लूजन लिख दूंगा, आप उसको देख लेना। वही इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट और फाइनल बात थी। एक बार आप देख लीजिए, इंटेक्स्ट का कोई क्वेश्चन करवाना हो तो मुझे जरा फॉरवर्ड कर दो, व्हाट्सएप करेंगे। इंटेक्स्ट का कोई क्वेश्चन आपको, या क्वेश्चन नंबर भी मेरे से आप बता सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। क्या हो गया मेरे बुक में? एनसीईआरटी ओपन। प्राइमरी एल्काइल हाइड्रोजन रिएक्ट विद एल्कोहलिक टू गिव कंपाउंड। बहुत बढ़िया। मैं भी सोच रहा था ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको थोड़ा सा मैं समझा पाऊं कि आप गलती क्या करते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 10.21। ये क्वेश्चन है 10.21। इसका मतलब ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, आंसर मुझे भी पता नहीं है, आपके सामने बस सॉल्व करूंगा, तुरंत हो जाएगा। एनसीईआरटी का 10.21 एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। आप इंडेक्स जरूर सॉल्व करना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस में इंडेक्स से आए हुए हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन इंडेक्स से ही पूछा था, जो इसने पूछा हुआ है, मैंने सीबीएसई की भी बुक सामने रखी है, उसी में से हमने देख के 2-3 क्वेश्चन पूछा। एक बार जरा सब लोग यहाँ देखते हैं। एक क्वेश्चन है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C4H9Br। जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, इसका नाम ए है, रिएक्टेड विद एल्कोहलिक QH। सब लोग जरा देखते चलो मैंने कैसे सॉल्व किया है। रिएक्टेड विद एल्कोहलिक QH, बहुत बढ़िया, हम इस तरह लिख लेंगे। टू गिव कंपाउंड बी, हमने लिखा बी, ये कंपाउंड ए है और यहाँ बना बी, तो लिखा हुआ कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr। 10.21 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब मैं बोलूं तो एनसीईआरटी सामने रखेंगे और देखेंगे। मैं सारा क्वेश्चन तो कर नहीं सकता हूं, आपको तरीका बताऊंगा मैंने कैसे किया है, ताकि आप समझ पाए। अब कुछ भी हो, मुझे अच्छा नंबर चाहिए, चाहे वो देख लें। HBr पे लिख रहा है गिव C, तो बना दिया C यहाँ पे। विच इज अनदर आइसोमर, ये लिखा हुआ है ऑफ A, तो मान लेते हैं कि आइसोमर यहाँ पे लिख देता हूँ, आइसोमर ऑफ A लिख लेता हूँ, आइसोमर ऑफ A व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। फिर A के बारे में लिखा हुआ है, शायद ECA के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, या ठीक है, रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स, सोडियम मेटल का मतलब रिडक्शन, इट गिव्स C8 या C, हाँ C8 लिखा हुआ है H18। सभी लोग जरा ध्यान से देखें, विच इज डिफरेंट कंपाउंड वगैरह वगैरह, जो आगे लिखा हुआ थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है। अब जो भी लिखा हुआ रुक जाते हैं। जरा देखो हमने क्या किया होगा। ऐसे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं ऐसा मेथड बता रहा हूं जिसको आप कर पाए और बहुत इजी मेथड। ऐसे तो मैं बहुत सारे मेथड से कर दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन के लिए ड्यू निकाल लूंगा। जरा सभी मुझे ध्यान सुने, अगर इसका ड्यू निकालूंगा तो मुझे ये बात समझ में आ जाएगी कि इस कंपाउंड का मतलब जो है नेचर कैसा है, रिंग है इसके अंदर कि पाई बॉन्ड है, ये मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो मुझे पता है कि ये कंपाउंड जो है ड्यू इसका 0 है। कैसे पता चला, जरा से यहाँ देखो, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, अगर 4 रखेंगे तो 4 × 2 + 1, तो C4H9 और Br। ऑलरेडी इसका ड्यू हमारा ये है, तो ये कंपाउंड मान लेते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, ये कंपाउंड इस तरीके का लिखा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है Br, ये कंपाउंड है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ड्यू 1 आता तो हो सकता है ये कंपाउंड कुछ ऐसा भी हो सकता था, या ड्यू 1 आता तो हो सकता है कंपाउंड ऐसा होता। इसीलिए ड्यू निकालना बहुत जरूरी है, कि ड्यू से पता चलेगा इस कंपाउंड का रियल नाम क्या है। तो ये दो तो नहीं है, खत्म हो गया। अब हम एल्कोहलिक QH कराएंगे, तो मैं जरा इधर सॉल्व कर रहा हूं ये कंपाउंड लेके।
अब ये कंपाउंड हमने लिया है तो एल्कोहलिक KOH जब इसमें हम रखेंगे तो एल्कोहलिक KOH एक बेस है। ये कैसा है? KOH कैसा है? बेस है। जब भी बेस होगा तो रिएक्शन का नाम हमने बताया है एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ का Br और इसी के ठीक बगल वाले का हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो B नाम का जो प्रोडक्ट बना होगा वो ये बनेगा। जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें, B ये बनेगा। बी में जरा एक बार ध्यान सुनना है, बी में बोल रहा है कि HBr का रिएक्शन होगा। जब HBr होगा तो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ MKW रूल काम करेगा। कौन सा रूल काम करेगा? MKW रूल काम करेगा। कैसे पता चला सर यहाँ पे MKW रूल काम करेगा? क्योंकि मुझे अच्छे से पता चल रहा है इस मॉलिक्यूल को देख के कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा। जिस मॉलिक्यूल का नाम है C, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो C नाम का प्रोडक्ट बन रहा है एक अनदर आइसोमर है A का। C कैसा है? एक आइसोमर है A का। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इस कंपाउंड का नाम था 1 ब्रोमो, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, ब्यूटेन, और इस मॉलिक्यूल का नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसका मतलब हमने कंपाउंड सही बनाया है। फर्दर इसी तरीके से आगे रिएक्शन करेंगे जो जो उसमें लिखा हुआ है तो एज इट इज प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये बात आपको समझ में आया हो और जिसने पूछा है वो यस मैसेज जरा ड्रॉप करेगी। अगर ये बात समझ में आया है तो जरा यस मैसेज ड्रॉप करें। कैसे पता चला सर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा? तो मुझे पता था एल्कीन है, एल्कीन में HX जब भी ऐड होता है तो हमने आपको कल बताया था कल की क्लास में कि वहां मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा। कैसे पता चला सर यहाँ पे एलिमिनेशन होगा? क्योंकि ये बेस है और बेस के केस में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बेस के केस में हमेशा कैसा होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और कोई क्वेश्चन जो इंटेक्स्ट वगैरह का आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं तो जरा मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात हेलोल्कीन हेलोरीज की एक जगह लिखूंगा, वही आपको तैयार करना है। और इन टेक्स्ट का कोई क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि आप करते हैं याद नहीं रहता, लगता है कि रिएजेंट कैसे पता चला है, कैसे पता चला कि SN1 होगा, कैसे पता चल रहा है ये होगा, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है मुझे फॉरवर्ड करेंगे, मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा ऐसे हमने निकाला है। जल्दी जरा करेंगे फॉरवर्ड। इस पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट बात मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, देख लेना आप क्या हुआ। IUPSC से एक क्वेश्चन आएगा। अब मैं जरा इधर लिख रहा हूं, देखिए IUPSC एक दिन में तैयार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मैं इसका IUPSC तैयार कर लूंगा फिर अल्कोहल का IUPSC तैयार करूंगा फिर दूसरे चैप्टर में करूंगा, तो सब झूठ है, बकवास बातें हैं। आपको IUPSC क्लासरूम नोट से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि IUPSC के लिए कोई रूल्स फिक्स नहीं है, आप जानते हैं। ये NCERT में कोई भी क्वेश्चन रख सकता है, इसके लिए कोई रूल्स फिक्स नहीं है, तो आपको नोट्स इसको फॉलो करना पड़ेगा। IUPSC करने के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन जरा प्लीज यहाँ देखेंगे और डिग्री एक साथ आपको पढ़ना है थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लेना एक बार। क्वेश्चन एक एक नंबर के इनसे आते हैं, ये सब एक एक नंबर वाले हैं, इनको जरा सा देख लेना। इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ था, कल मैंने बोला था नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इसमें से डाइपोल मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा। कैसा आएगा? डाइपोल मूवमेंट से। कौन सा क्वेश्चन डाइपोल मूवमेंट का आएगा? मैं लिख रहा हूँ CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सा आप देख लेना। एक क्वेश्चन ये भी जरा सा देखना, आप अगर ढूंढ पाओ तो ढूंढ पाओ, नहीं तो मेरे को बताना। जैसे CH2Cl, CH2F2, CH2Br2 और CH2I2, ये भी क्वेश्चन डाइपोल मूवमेंट का है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जरा यहां लिख रहा हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लिखने के बहुत सारे मेथड हैं। जैसे पहला मेथड का नाम है SN1 और SN2। दूसरे मेथड का नाम जरा प्लीज यहां देखेंगे, SN1 SN2 है। इनको लेके SN1 SN2 को लेके बहुत सारा क्वेश्चन आता है। SN1 SN2 से कैसे बनाएगा ये? तो RX के साथ बना सकता है। दूसरा किससे बनाएगा? ये अल्कोहल के साथ बना सकता है, ये आएगा। इनसे क्वेश्चन आता है कि किसका फास्टर होगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कौन सा फास्टर होगा, कौन सा इसमें ज्यादा स्टेबल है, और SN1 और SN2 का ग्राफ ये सब क्वेश्चन आता है। यानी इसका मैकेनिज्म लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ये सब क्वेश्चन आएगा। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से क्या क्या आ सकता है हमने लिख दिया है। एक रिएजेंट है, जरा एक टेस्ट है यहाँ पे, हमने आपको बोला याद रखना है, जिसका नाम है ल्यूकस एजेंट और ल्यूकस टेस्ट, ये दोनों थोड़ा हमें याद रखना है। और ल्यूकस टेस्ट ये तो एकदम याद ही रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ल्यूकस टेस्ट आपको एकदम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर जरा सा आगे बढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जरा हम देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा बॉइलिंग पॉइंट,
क्वेश्चन आएगा मेल्टिंग पॉइंट, और थर्ड क्वेश्चन इससे आने के चांसेस है सोलबिलिटी। अभी मैंने आपको समझाया था एक दो क्वेश्चन करके सोलबिलिटी। ये तीनों एक दूसरे से लिंक है, और ये भी टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, जिसका नाम है म्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोलबिलिटी, डाइपोल मोमेंट सब एक दूसरे से लिंक है। जीआई के फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस किया है, और ये वहीं से उठाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, इनमें भी कोई डाउट होगा तो मेरे से जरा सा पूछें। इसके बाद कुछ नेम रिएक्शन है, जरा यहाँ पे देखो, कुछ नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में मैंने बताया कि जैसे एक का नाम है सेटजफ, जरा सा ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हॉफमैन, ये सब नेम रिएक्शन ही बुक्स वाले कंसिडर करते हैं। सेटजफ, हॉफमैन, जरा देखो आप। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं फिंकलस्टीन। ठीक है, इसके बाद स्वार्ड। इसके बाद अभी हमने सैंडमेयर रखा है। सैंडमेयर एक बार मैं, हालांकि एक बार और थोड़ा पढ़ाऊंगा, मतलब शायद अगर आपको ना तैयार हो तो एक बार मैं पढ़ाऊंगा। CuX नाम इस मॉलिक्यूल का है, मैं आगे एक बार एनिलीन के टाइम में से एक बार यूज करूंगा। सैंडमेयर है। इसके बाद वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग। इसके बाद एंटी MKW रूल, MKW रूल, ये सब उसी में आएंगे। किसमें आएंगे? नेम रिएक्शन में आएंगे। MKW रूल कहाँ काम करेगा, कहाँ नहीं करेगा, ये सब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद इसकी जरा केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम आएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, दोबारा एक बार देखना है, रिएक्शन विद GR, रिएक्शन विद GR, ये थोड़ा आजकल टॉपिक आ रहा है, इसको जरा सा देख लेना। रिएक्शन विद GR या रिएक्शन विद मेटल, बुक्स में इसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, देख लेंगे, ये सब आएगा। ठीक है, रिएक्शन विद GR, रिएक्शन विद मेटल हेलाइड या मेटल, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। ये सब मुश्किल से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट बात है। हेलोल्केन में जरा एक बार देख के मुझे बताइए, और कोई डाउट हेलोल्केन हेलोरिन्स में? जरा एक बार देखेंगे हेलोल्केन हेलोरिन्स में, और कोई डाउट है जरा मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उसका जरा जवाब देना, तब तक मैं भी एनसीईआरटी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, आपके कोई डाउट है तो जरा जल्दी से मुझे मैसेज करेंगे, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना फिर। बढ़िया से इस बार तैयार करना, नंबर खराब नहीं आना चाहिए तुम लोगों के। चलो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, फटाफट करेंगे। इंपॉर्टेंट मैंने इधर समझा दिया, देखें फटाफट। ओके, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मैं उसको जरा बताता हूँ। पहले तो जरा देखें, एक क्वेश्चन है, इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, जरा सभी बच्चे देखें, लिखा हुआ है 1 ब्रोमो। थोड़ा पहले इजी पूछना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो। 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। एक क्वेश्चन ये, एक इजी पहले करना, हाँ पहले ये वाला करना, नीचे वाला करना बहुत इजी है। 2 क्लोरो 3 मिथाइल, यहाँ पे लिखा हुआ 3 मिथाइल पेंट, पेंटेन लिख लो यहाँ, पेंटेन। सेकंड वाला क्वेश्चन पहले करना है, क्योंकि सेकंड वाला थोड़ा इजी है, जल्दी करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा पहले करेंगे, फिर नीचे वाला करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन पहले करके थोड़ा बताएंगे जल्दी से, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। जल्दी करेंगे प्लीज, टाइम कम है, जल्दी करेंगे ताकि मुझे 2-3 क्वेश्चन और करने हैं। बहुत बढ़िया, एक ने सॉल्व करके भेजा है। अरे ये तो पुराना क्वेश्चन था, ये किया इसने, ठीक है। तो ये है, बहुत बढ़िया, सही करा इसने। फर्स्ट का जरा लिखेंगे, हाँ फर्स्ट का एक बच्चे ने भेजा, बहुत बढ़िया। मैं फर्स्ट का ही वेट कर रहा था, लेकिन थोड़ा मैं जानबूझ के सेकंड बोला था। देखते जरा सेकंड, देख लेता हूँ, थोड़ा 2-3 लोगों ने और भेजा। हाँ बहुत बढ़िया। क्या करेंगे, पहले 5 कार्बन बनाएंगे, 5 कार्बन बनाएंगे, जरा देखो। दूसरे नंबर पे क्लोरीन लगाएंगे, और तीसरे नंबर पे मिथाइल लगाएंगे। कोई जरूरी नहीं था इधर से लगाएंगे, आप इधर से भी लगा सकते थे, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, ठीक है, ये आसान था। बहुतों के आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है सबका। सेकंड थोड़ा करना है, सेकंड थोड़ा देखते हैं एक बार। लिखा हुआ है
बेंजीन, तो पहले तो हम इसके लिए बेंजीन बना लेंगे। यहाँ बेंजीन, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन इसे कहते हैं। लिख रहा है कि कहीं ब्रोमो लगा लो, वैसे तो 1 ब्रोमो लगाना है, हमने यहाँ लगा लिया, जहां लगा लो वहीं 1 मान लो, तो ये 1 हो गया। अब इधर काउंटिंग अपनी मर्जी से कर दो, 3 4 5 और 6। बोल रहा है 4 पे, जरा देखो प्लीज, यहाँ पे कर लो 4 पे 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, इस पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना है, इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। जरा सब लोग प्लीज देखें यहाँ पे, इस पोजीशन पे हम बोलते हैं इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर कहीं ऐसा खाली है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो हम ऐसा कोई आइटम यहाँ पे लगा देंगे, जैसे ये इधर में और ये इधर में, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। और 2 मिथाइल, दूसरे पे एक और मिथाइल लगा देंगे तो ये नाम हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या नाम आ रहा है जरा देखो यहाँ पे, ये इस तरीके का है Br, ये कंटिन्यू इस तरीके का, ये नाम है इस तरीके का। सेक का मतलब सेकेंडरी, जरा ध्यान रखना है। अगर टर्ट यहाँ पे लिखा होता, जरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखें, टर्ट होता तो मतलब टर्सरी है। टर्ट का मतलब क्या है, टर्सरी है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, टर्ट का मतलब टर्सरी है। 2 क्वेश्चन जरा देखेंगे, अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। आप बताना, जैसे एक तो पहले मैं इजी समझाता हूं, वैसे तो पढ़ा दिया है सब कुछ आप। चलो एक इजी क्वेश्चन पहले देखो तुम लोग, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ और HCl लिखा हुआ है ऐड करने के लिए। मुझे देख के पता चल रहा है कि अनसिमेट्रिकल है, मुझे देख के पता चल रहा है मार्कोनी का रूल काम करेगा। मैं आंसर नहीं लिखूंगा, केवल ये लिखूंगा मार्कोनी का। आपको ये क्वेश्चन बताना है, सभी बच्चे जरा ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन आपको बताना है, HBr लगा हुआ है और इधर साइड में एक हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के पास और इधर में बेंजीन लगा हुआ है। इसको जरा जल्दी से करना आपको। और दूसरा क्वेश्चन ये है, साथ ही करके बताएंगे तभी आप पूरी बात समझ पाओगे। यहां पे लिखा हुआ है HBr और यहां पे लिखा हुआ है लिखा हुआ है केवल पेरोक्साइड लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं पेरोक्साइड। ठीक है, ये पेरोक्साइड लिखा हुआ है, एक ही बात था, R2O2 पेरोक्साइड एक ही है। चलो जल्दी करके इसको आंसर बताएंगे। बढ़िया से आज पेंसिल लेके प्रूफरीडिंग कर लेना। हेलो लिखे हेलो रिंग्स, और कोई फिर डाउट होगा मुझे भेज देना। वैसे मैंने सब डाउट बता दिया है, पूछने लायक कुछ है नहीं इसमें। आप लोगों ने पेपर इस बार टेस्ट में दिया था, हमने देखा है। नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि 1 2 नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। बेसिसिटी पूछा था गलत, उसका एसिडिटी पूछा था गलत, कुछ भी पेपर में सही नहीं है। आप लोग अपना पेपर ले जाके देख लेना, हालांकि मैं एक बार क्लास में करा रहा हूँ, वहां पे एक बार देख लेना, लेकिन बहुत गलतियां हुई हैं इस पर। एम्बीडेंडेंट एक ने पूछा मेरे से कि एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मैं लास्ट में बता दूंगा जब थोड़ा कोर्स ओवर हो जाएगा। तो ये ठीक बना है और एक ये भी ठीक बना हुआ है। बिल्कुल अंशुल का आंसर सही है दोनों। बिल्कुल सही है। और भेजेंगे जरा सा ये क्वेश्चन आंसर जल्दी से। मैं तो बता ही दूंगा लेकिन आपको जरा सोचना है क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, रमनदीप का आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी करेंगे थोड़ा, देखो सारा क्वेश्चन करना है, 22 दिन के अंदर पूरा निपटारा कर देना है कोर्स सोर्स को। मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर वाले का बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। रंजोत का आंसर सही है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, मार्कोनी का फुल काम कर रहा है। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, तो Br यहाँ पे आएगा, जो इसका रियल प्रोडक्ट था वास्तव में। मैं इधर एक बार बना रहा हूँ C, ये ऑलरेडी H लिखा हुआ है जिसको हम लिख देंगे, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये H पहले से यहाँ पे और Br ये बनेगा। नीचे वाले में प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट जो बनेगा वो वास्तव में कुछ इस तरीके का बन रहा है, CH2, जरा देखो यहाँ पे CH2Br। नीचे वाले में खैरस इफेक्ट काम कर रहा है, एंटी मार्कोनी का फुल काम कर रहा है, वगैरह वगैरह ये सब काम कर रहा है। ऊपर वाले में मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाले में ये सारी चीजें काम कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर तो इस पर लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10.6 एक लिखा हुआ है, उसको जरा अच्छे से पढ़ लेना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10.6, अच्छे से पढ़ लेना। पेपर में ये लोग रख लेते हैं, ये लोग मतलब कोई भी रख सकता है। 10.6 जरा अच्छे से पढ़ लेना, कोई इसमें डाउट होगा जरा मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा। 10.6 जरा सा अच्छे से पढ़ लेना।
बाकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रख के मैंने समझा दिया। SN1 SN2 में क्या होता है, एक एनसीईआरटी का जरा ये क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड में अब तक 10 बार आ चुका है, जरा इसको भी कर लेते हैं। सभी बच्चे जरा बोर्ड में देखेंगे, इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है, जरा सा देखो आप, CH2Cl और ये लिखा हुआ है यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, इसमें SN2 फास्टर किस में होगा। मैंने अभी बताया ना आपसे कि फास्टर वास्टर पूछता रहता है, पूछ रहा है इसमें SN2 फास्टर किस में होगा। 2-3 लिख देता हूँ, जरा बताना, ठीक है। SN2 फास्टर किस में होगा ये पूछ रहा है, वैसे तो आसान है, दोनों एक साथ बताना, आप दोनों एक साथ बताना, ठीक है। SN2 फास्टर किस में होगा। जल्दी मैसेज करेंगे जरा सा एक बार, तो फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, SN2 फास्टर किस में होगा ये बताना है आपको। ठीक है, मैं शायद करता हूँ, मुझे लगता है एक अंशुल का तो सही आंसर है, बाकी लोग भी अपना देख लें, नहीं आएगा तो मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा। जल्दी से करना है आप, थोड़ा फास्ट करेंगे। 2 क्वेश्चन मुझे और करना है, इसके बाद मैं वो भी करके देता हूँ। चलें देखें यहाँ पे, मैं करता हूँ। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखेंगे प्लीज, इसमें क्या हुआ होगा, जब इसमें से हेलोजन बाहर निकलेगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा और CH2 पे प्लस हो जाएगा। जरा एक बार सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, एक किरणजोत के भी आंसर है। ऐसा नहीं भेजना है इट इज मोर देन सेकंड इन फर्स्ट, पूरा सॉल्व करके भेजना है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, यही गलती करते हो तुम एग्जामिनेशन में। यहाँ जरा देखते हैं क्या हुआ होगा, सभी बच्चे जरा यहाँ देखें, जरा यहाँ पे देखना है, यहाँ प्लस बना होगा, जब यहाँ प्लस बनेगा तो इसमें अल्फा एच यहाँ पे होगा, जिसमें अल्फा एच की वैल्यू 4 है। जरा सब लोग देखो, अल्फा एच की वैल्यू 4 है, इसमें अल्फा एच की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इसमें अल्फा एच की वैल्यू 1 है। हमें SN2 का मतलब होता है हमें ऐसा चाहिए जिसमें प्लस वाला रेजोनेंस कम हो, जिसमें हाइपर कंजुगेशन कम हो, जिसमें प्लस आई कम हो, ओवरऑल क्या हो, ERG कम हो। ERG कम होगा तभी SN2 फास्टर होगा। तो इसमें अल्फा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऐसा होगा, करेक्ट आंसर ऐसा होगा। नीचे वाले का आंसर कैसे पता चला है मैं आपको समझा रहा हूं। आपको याद होगा लिविंग ग्रुप के बारे में हमने बात करा था, और लिविंग ग्रुप के लिए जरा देखो रूल क्या है, वीकर बेसिस, जरा प्लीज यहां पे देखेंगे, वीकर बेसिस आर गुड एलजी, आर गुड लिविंग ग्रुप। और वीकर बेस कौन होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा या स्ट्रॉन्ग एनायन होगा वो वीकर बेस होगा। अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में बात करूं तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जो होगा इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एनायन जो है आयोडीन है। डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन डाउन द ग्रुप ध्यान रखना है सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन आयोडीन है, देन Br है, देन Cl है और देन F निगेटिव है। तो जो सबसे बढ़िया एनायन होगा वो सबसे वीक बेस होगा, और जो वीक बेस होगा वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो रिएक्शन में से जल्दी भाग जाए, तो जिसमें सबसे पहले आयोडीन भागेगा, सबसे पहले इजीली आयोडीन भाग रहा होगा, इसीलिए SN2 इसका फास्टर होगा, इसका SN2 इसमें फास्टर होगा। एक क्वेश्चन जरा मुझे और समझाना है ग्रिग्नार्ड का, जरा वो भी देखो एक बार, सभी बच्चे जरा सा बोर्ड पे देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड का, जरा एक समझा रहा हूँ फिर आप कर लेना, एक थोड़ा मुश्किल मैं करता हूँ। देखो जरा से यहाँ लिखा हुआ है RBr, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है Mg ईथर, प्रोडक्ट बनाया B, देखते चलो D2 का रिएक्शन, प्रोडक्ट बना लिया C, हालांकि C इसने लिखा है, लेकिन C नहीं भी लिखा होता तब भी हम बनाते, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो हम लिख लेते हैं। बोल रहे हैं कि C ये है तो आइडेंटिफाई, ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है D, बोला आइडेंटिफाई A एंड B, यानी RBr फाइंड आउट करो और C फाइंड आउट करो ये क्या है, या ये फाइंड आउट करो। तो देखो कैसे बनेगा, यहां तक तो कुछ नहीं बनने वाला है, यहां तो सीधा सीधा ये लिखो RMgBr, यही है बस, ये Mg को बीच में लाके धसा देना है, चिपका देना है, बस यही काम करना है। ग्रिग्नार्ड का मतलब होता है यही, और ये बना है, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल हुआ होगा D2 का रिएक्शन तब हुआ होगा, जरा सा देखना यहाँ पे D प्लस और OD माइनस, जैसे ये H प्लस और OH माइनस था, और मैंने आपसे बताया था कि ये H प्लस में से H प्लस को ट्रैप कर लेता है, ये बस क्या करता है H प्लस को ट्रैप कर लेता है,
और H प्लस को ट्रैप करने के बाद इधर जो प्रोडक्ट बना रहा था बेसिकली एल्कीन बना रहा था, तो बना तो ये भी एल्कीन ही है, तो हमें D2O के साथ बनाना है। तो जब हम D2O के साथ बनाएंगे तो वास्तव में ये जो प्रोडक्ट हुआ होगा कुछ इस तरीके का लिखा होगा, मतलब जरा सा देख लो आप, CH3 CH2, जरा सा प्लीज यहाँ देखेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लिखा होगा MgBr, यहाँ पे लिखा होगा MgBr, और ये जो प्रोडक्ट हुआ होगा इस प्रोडक्ट का रियल नाम कुछ इस तरीके का है। सर को कैसे पता चला, एक बार दोबारा कह रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल पे जब H प्लस ट्रैप कर लेगा ये, तो ये एल्केन बना रहा है और ये भी एल्केन ही बना हुआ है, बस फर्क इतना इसमें D लगा दिया है। तो D कहाँ पे लगेगा हम वो देख रहे हैं, जैसे इसमें RH लगा हुआ है, इसमें RH का मतलब अगर हम केवल वाटर वाला रिएक्शन लेते तो ये ऐसा बनता, जरा सा देख लो आप, ये रिएक्शन ऐसा बनता वाटर वाले के साथ। इसका मतलब बेसिकली ये दिखाई दे रहा है कि D2O में D वहां जाके ऐड हो रहा है, B मॉलिक्यूल में वहां जाके ऐड हो रहा है जहां पे MgBr वगैरह लगा हुआ था पहले से, जहां पे MgBr लगा हुआ था, तो MgBr यहीं पे लगा हुआ होगा पहले से, और जब MgBr यहाँ पे लगा हुआ है तो इन दोनों प्रोसेस में केवल ये लाइन कॉपी हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जिसको आपको जरा करके बताना है, चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन कुछ ये है, आराम से करके आपको बताना है। Br प्लस Mg ईथर, ये बनाया A और A का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो बना B। आइडेंटिफाई A एंड B, थोड़ा जल्दी करेंगे। आइडेंटिफाई A एंड B, जल्दी मैसेज करना आपको, आइडेंटिफाई A एंड B। आइडेंटिफाई A एंड B। एक ने आंसर भेजा है। वैसे तो मैंने सब समझा दिया है, वैसे मैं आपको बताऊं ये बहुत इजी है, अगर हम उतना बढ़िया से अगर क्लासरूम लेक्चर अगर क्लियर थे, बार बार रिवाइज करते तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, एक अंशुल का आंसर सही है, बाकी लोग जरा जल्दी भेजें। आपका रिकॉल भी हो रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगा एनसीईआरटी में से क्या पोर्शन को हटा दिया, वो भी हम डिस्कस कर देंगे, आप देख लेना। बहुत बढ़िया, किरणजोत का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर पूरा सॉल्व करके भेजना है, ये नहीं बोलते ना कि ये वाला होगा शायद आप लिख लीजिए। एक इसने भेजा है, बिल्कुल सही आंसर है। अब तुम लोग कॉपी उपी मत करना कहीं से, बढ़िया से करके भेजना है। एस का भी बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं एक बार, यहाँ तो मुझे ये बात पता चल रहा है कि कुछ नहीं करना है सर, यहाँ बीच में एमजी को धसा देना है बस लाके, ठीक है। ग्रिग्नार्ड में ये होता है बेसिकली, एमजी के बीच में रुक जाता है, तभी तो जीआर बनेगा। और हाइड्रोलिसिस का मतलब मैंने बताया कि एमजीबीआर पूरा हटेगा और इधर जाके ये बन गया होगा। ये बेसिकली क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, ये और ये दोनों एक ही बात है, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो ये ए ये है और बी ये है, कर लेंगे हमारे हिसाब से। एनसीईआरटी में 10.7, जरा मैं साथ ही साथ बोल रहा हूँ अगेन, वैसे मैंने ड्यूरिंग लेक्चर में कई बार बोला है 10.7, जो भी बातें लिखी हुई 10.7 में सब डिलीट करना है। 10.7 में जितनी भी बातें लिखी हुई है सब डिलीट करना है। 10.7 के पूरी कंटेंट डिलीट हो गई है जिसका नाम लिखा होगा पॉलीहेलोजन कंपाउंड। एनसीईआरटी में 10.7 जो लिखा होगा पॉलीहेलोजन कंपाउंड, ये डिलीट हो गया है, ये हमें पढ़ना नहीं है, ध्यान रखना, ये हमें पढ़ना नहीं है, इसको जरा ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया है। कल थोड़ा ऑफ है, कल थोड़ा मैं आज अभी रात में दिल्ली थोड़ा जाऊंगा, सोच रहा हूँ, बहुत दिन हो गए घर गए हुए। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट इसके बाद क्लास में हम लोग मिलेंगे, कमिंग क्लास जो भी है उस दिन देखेंगे इस टॉपिक को करने के लिए, और फिर फर्दर आगे करेंगे इसमें एल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है। तब तक आप हेलोल्केन हेलोरिन से एक बार अच्छे से पढ़ लें, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, जो नहीं होगा मेरे से पूछेंगे, मैं बताऊंगा। यहाँ और वहां में डिफरेंसेस क्या मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो पूरा डिटेल में पढ़ाया था कि ये वैल्यू कहाँ से आई, कैसे आया, नहीं आया, वो सब पढ़ाया, क्योंकि जेईई और नीट में वैसा आता है। मुझे पता नहीं था कि आपको ये सब भी रटवाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पहले इजी पढ़ाता, अब फिर हमने वैसे कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर करेंगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन थोड़ा मुश्किल है, उसमें टाइम लगेगा, फिर अमाइन साइनाइड, फिर बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे। फिर मैं इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आज लिखी थी कि ये इसका इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से उनकी भी इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। आप बढ़िया से तैयार कर लेना, इन टेक्स्ट में से जो क्वेश्चन पूछना होगा, सब्जेक्टिव में से जो पूछना होगा पूछेंगे, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग फर्स्ट बुक, मतलब 3-4 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा, फिर फर्स्ट बुक पे आएंगे। 22 मार्च तक में मैं एक बार सारा खत्म कर दूंगा, फिर आप लोग पेपर देना। फिर पेपर में अगर कम नंबर आया तो मैं पर्सनली आपके फादर मदर से बात करूंगा, कहाँ मेरी गलती रह गई, आपकी तो है नहीं, तो पूछ लूंगा।
और फिर उसके बाद सोचूंगा कि अब क्या करना चाहिए इस पे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।